हाँ, तो अब अपन बात करेंगे आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर जो दीर्घसूत्रात्मक प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि जो लॉन्ग जो क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि निबंधात्मक आई थिंक आपने याद कर लिए होंगे, और ये भी निबंधात्मक का ही पार्ट है। इसको अपन निबंधात्मक का पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक पेज में समथिंग इसका भी आंसर 100 पेज लिखना होता है। एक पेज तो पक्का लिख देना है ना, अच्छे से 100 वर्ड प्लस लिखना है आपको, मतलब लगभग 15 लाइन तो लिख दो आप, बढ़िया रहेगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है यहाँ से। और चैप्टर जो आ रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर से, 4 चैप्टर से, 9 चैप्टर से, 13 चैप्टर से। कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट आगे पीछे हो भी जाता है, हालांकि ये ऑथेंटिक है, लेकिन ऑथेंटिक होने के बावजूद भी कुछ ब्लूप्रिंट जैसे हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर लॉन्ग वाला निबंधात्मक में आ जाएगा, निबंधात्मक लॉन्ग में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, जिसको आपको एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। मैं अगर चैप्टर 2 की बात करूँ तो एक तो आप आसियान अच्छे से पढ़ के चले जाना। जैसे आसियान की फुल फॉर्म वगैरह तो अपने MCQ सीरीज में पढ़ ली थी, आसियान कब बना वो पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। और आसियान के बेसिकली क्या क्या उद्देश्य हैं भाई, आसियान है वो किस उद्देश्य को लेके, क्या मतलब उनके मेन पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिनको लेके ये आसियान बना है। तो आसियान इज रैपिडली ग्रोइंग इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस गिव आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ दिस। तो इसके बारे में आपको आसियान के बारे में बताना है, और आसियान के उद्देश्य भी साथ में पढ़ लेना। फिर है दूसरा जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, है ना। इसकी स्थापना कब हुई, चलो वो तो अपने MCQ में पढ़ ले, लेकिन फिर भी स्थापना किस उद्देश्य से की, उद्देश्य क्या थे और इनकी क्या विशेषताएं हैं इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की, इसको भी एक बार ढंग से पढ़ के जाना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फीचर्स क्या है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं मैं तो भारत और चाइना के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट्स है, भारत और चाइना के बीच में क्या क्या विवाद है, 4-5 आयु सीमा को लेके हो, चाहे काफ़ी सारी बातें हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना एक बार। 100% मोस्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू आपके लेवल 12th लेवल, कि भारत चाइना के विवादों को कैसे सुलझा सकते हैं अपन, सुलझाने को सुझाव दीजिए, कुछ आपकी तरफ से उपाय दीजिए, है ना। तो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सॉल्यूशन सजेशंस, मतलब आपको कुछ सजेस्ट भी करना है कि ये कुछ बातें हैं, अगर ये कर लेते हैं तो भारत और चाइना के बीच में विवाद जो है काफ़ी हद तक सुलझ सकते हैं। वो आपको दोनों तरफ लेके चलना है, इंडिया का पक्ष भी लेके चलना है तो प्लस चाइना का पक्ष भी लेके चलना है, ठीक है, दोनों। और एक चाइना की आपको पता है कि खुली आर्थिक नीति है। तो आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह भिन्न है, मतलब चाइना की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है वो अपनी जैसे बाकी सब कंट्री की एक नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, उनसे किस डिफरेंस है। और दूसरी बात माओ को पढ़ जाना, क्योंकि माओ के बाद में जो इन्होंने आर्थिक नई नीति अपनाई थी, नई नई पॉलिसियां अपनाई थी, मैंने पढ़ भी रखा है, उसको थोड़ा अच्छे से देख जाना, क्वेश्चन मोस्ट है। कुल मिला के आर्थिक चाइना की इकोनॉमी को लेके जो उनकी पॉलिसी है उनको लेके क्वेश्चन आपके आ सकता है। हाउ डज टूडेज चाइनीज इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोल इकोनॉमी, और कुछ इकोनॉमी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी आफ्टर माओ, माओ के बाद में कौन कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई वो भी आपको बताना है। चैप्टर 4 की बात करूं, सुरक्षा परिषद को अच्छे से पढ़ जाओ भाई आप। सुरक्षा परिषद है जो है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके बारे में ये पढ़ के जाना है कि पहली बात तो ये पढ़ो कि सुरक्षा परिषद का जो वीटो पावर है, सुरक्षा परिषद की जो निषेधाधिकार शक्ति है जिसको अपने वीटो बोलते हैं, ये वीटो पावर क्या है। दूसरी बात, सुरक्षा परिषद में कौन तो स्थायी सदस्य कितने स्थायी सदस्य हैं, कौन स्थायी सदस्य बन सकता है और कौन अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी और अस्थायी, टेम्पररी और परमानेंट मेंबर के बारे में पढ़ के जाना है। दूसरा ये भी पढ़ के जाना है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके अंदर भारत इसका प्रमुख दावेदार है, इसका स्थायी सदस्य बनने का, फिर भी क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके लिए मजबूत पक्ष कुछ तर्क देने हैं आपको। और सुरक्षा परिषद के कार्य भी देखना है, सुरक्षा परिषद का फंक्शन क्या है, मतलब सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्य के क्या क्या मानदंड है, कौन बंदा स्थायी रह सकता है, कौन अस्थायी रह सकता है, उसके क्या क्या मानदंड का मतलब क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर क्या है, जिसको अपन हिंदी में निषेधाधिकार शक्ति भी कहते हैं, मतलब निषेध, वीटो का मतलब है रोकना, निषेध रोकना। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, और सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के पक्ष में आपको पता है भारत मजबूत है अपने हर तरफ से, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रो करो, चाहे डेवलपमेंट का करो, हर चीज़ में, फिर भी चाइना रोड अटका देता है। तो वो सारी बातें इसमें आपको डालनी है कि क्या ऐसे कुछ मतलब को आर्ग्यूमेंट आपको तर्क देने कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य बन सकता है लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा, वो सब बताने हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के आपसे टिप्पणी करवा सकता है
कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं। ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापवृद्धि है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इनके बारे में आपको चार पांच लाइनें पढ़ के जानी है, कब बने, क्या है, स्थापना किस पर्पज से की, तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि मिक्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी आवश्यकता क्यों है, वाई इज देयर नीड फॉर इंटरनेशनल कर लेना भाई, इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनते हैं जितने भी, इनकी जरूरत क्या है। वेरी इजी है, आपको पता है सबके ऊपर निगरानी रखने वाला होता है, वरना तो छोटे देशों को कोई भी हड़प लेगा। तो खैर बातें मैंने बहुत अच्छे से लिखवा रखी, वो पढ़ के जाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, वाई इज देयर ए नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और एक ये चौथा है एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है, व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है ना, यानी सोवियत यूनियन जब से टूटा है उसके बाद में विश्व जो एक ध्रुवीय बन गया है, तो उसमें यूएसए वगैरह की क्या इंटरफेरेंस है, सारी बातें हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी बातें बतानी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द यूनिपोलर वर्ल्ड, एक्सप्लेन, ठीक है ना, इसको ढंग से एक्सप्लेन कर देना। फिर चैप्टर 9 की मैं बात करूं तो हालांकि पार्टियां तो बहुत ज्यादा भाई रिस्क लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, सारी पार्टियां मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी आप अपने एमसीक्यूज में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ लो तो पढ़ लेना। बाकी भारतीय जनसंघ पार्टी का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज भारतीय जनसंघ बीजेपी से लिंक है और बीजेपी सरकार भी, फर्क पड़ता है हमेशा, ये तय है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि पहली बात तो इसकी स्थापना किसने करी, भारतीय जनसंघ की पार्टी की स्थापना किसने करी, क्या क्या इसके मेन उद्देश्य हैं, क्या क्या इनके मतलब कि उद्देश्य के साथ में क्या क्या इनकी कुछ शर्तें हैं, क्या क्या इनके काम करने के तरीके हैं, वो सब अपन को पढ़ना है भारतीय जनसंघ, ठीक है ना, इसकी विशेषता वगैरह सब पढ़ लेना। भारत में मतदान के तरीके, यानी कि वोटिंग मेथड इन इंडिया, आपको पता है कि यहाँ बैलेट सिस्टम भी है और हमारे ईवीएम जब से आया है तो ईवीएम और बैलेट इन दोनों को पढ़ के जाना, ईवीएम और बैलेट है ना, तो इनको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। या फिर ऐसा मान लो कि उसने ऐसा भी आ सकता है कि आधुनिक टाइम, मॉडर्न टाइम मतदान कैसा चेंज हो गया, तो वो भी एक ही बात है, ईवीएम आ गया अब। तो कुल मिला के भारत में मतदान के तरीके जो थोड़ा सा मतदान के बारे में वो पढ़ के जाना है। और एक प्रभुत्व वाले, आपको पता है कि कांग्रेस सरकार शुरुआत के अंदर 1977 के बाद में, इससे पहले पहले लगातार कांग्रेस सरकार जीतती आई थी। तो एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली के क्या तो लाभ हैं और क्या हानियां हैं। अगर लाभ हानि पढ़ोगे तो आपको एक प्रभुत्व वाली पार्टी के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके कुछ फायदे तो नुकसान ज़्यादा हैं। एक, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डोमिनेंट पार्टी, या फिर वन पार्टी नेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर वन पार्टी भी आ सकती है ना, वन पार्टी सिस्टम एक ही बात है। तो वन पार्टी सिस्टम या फिर डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो है वो, उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अम्बेडकर और राजगोपालाचारी, इनको थोड़ा पढ़ के चले जाना, क्योंकि इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या क्या देश के लिए किया, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन को पढ़ के जाना चाहिए। लास्ट चैप्टर जो आपका 13 है उसमें है कि आपको सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आने के चांस 100% है, वो चाहे निबंधात्मक तक भी पहुंच सकता है, वह इमरजेंसी, आपातकाल। पहली बात, आपातकाल का क्या अर्थ होता है, आपातकाल होता क्या है, ठीक। दूसरी बात, आपातकाल जब लगता है तो उसके काफी दुष्प्रभाव, फायदा तो आपातकाल का बिल्कुल भी नहीं है, तय सी बात है। हालांकि कुछ जगह मजबूरी बस अपन को आपातकाल लगाना फायदा है, लेकिन फायदा नहीं है, दुष्प्रभाव ज्यादा है, दुष्प्रभाव बताने हैं। और आपातकाल में सरकार को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, व्हाट डज इमरजेंसी मीन, साइड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, और व्हाट पावर डज द गवर्नमेंट गेट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये 3 क्वेश्चन तो ये बता दिए मैंने, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो मेरी बात, ये जो मामला है ना, ये इसको समझो, यहां से डेफिनेटली ये चीज मोस्ट है। 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर देश में आपातकाल लगा था, पता है ना आपको, देश में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 1975 की आपातकाल जो पूरा है, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको आपको पूरा पढ़ना है। पहली बात तो ये, क्या वो लगाना जरूरी था, क्या मस्ट था, क्या जरूरी है। आपको जब पढ़ोगे पता चलेगा कि इमरजेंसी उस टाइम पर लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, एक चीज। या फिर लगा तो उसके क्या रीजंस थे, ठीक है ना, क्या क्या कारण थे, क्या रीजंस थे इमरजेंसी 1975 में लगने के। दूसरा, जब ये लगा तो हमारे संविधान में 4 संशोधन हुए थे। तो जो हमारे संविधान में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए, वो चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के पॉइंट लिख दिए ताकि आप ये समझ सको कि मुझे इमरजेंसी में पढ़ना क्या है, समझ गए ना।
डेफिनेटली क्वेश्चन आना तय है। इसको ढंग से पढ़ के जाना, अगर पेपर अच्छा बनेगा हिस्ट्री की तरह गारंटी है, तो वाकई इफेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आना भी चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो देखते हैं। अगला है 1977 के अंदर, आपको पता है अभी मौजूदा बीजेपी सरकार है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लिंक होता है क्योंकि आप 12th लेवल के बच्चे हो ना, इसलिए 1977 में केंद्र में पहली बार विपक्षी सरकार बनी, क्या कारण है? आपको पता है 1977 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई थी, तो ये क्या कारण है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑपोजिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर या इन द सेंटर एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1977? वो यही था। 1975 के अंदर आपातकाल का लगना, काफी लोगों को विरोध हुआ, इंदिरा गांधी की थोड़ी बहुत कमजोरी है, वो सारी चीजें कांग्रेस की, वो सब कुछ अपन को इसमें थोड़ा पढ़ के जाना है। एक शाह जांच आयोग जो है, यानी कि शाह इन्वेस्टिगेशन कमीशन मान लो, चाहे शाह इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है, वो 1977 के अंदर बीजेपी सरकार ने बनाया था शाह जांच आयोग। वो इमरजेंसी की जांच करने के लिए बनाया था, आपातकाल की पूरी जांच करने के लिए बनाया था कि क्या मामला रहा। शाह जांच आयोग भी एक बार पढ़ के चल जाना, थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ये, क्योंकि ये कैसे भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। और ये 4-5 आदमी जिनके बारे में आपको 4-5 लाइन पढ़ के जानी चाहिए। चारों मजूमदार कौन थे, क्या कोई मूवमेंट आंदोलन किया था, क्या मोरारजी देसाई का क्या योगदान है, चौधरी चरण सिंह जी का क्या योगदान है, जगजीवन राम जी का क्या योगदान है, जयप्रकाश जी नारायण साहब का क्या, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी, इनके बारे में डिटेल से की जरूरत नहीं है। 8-10 5-7 लाइनें पढ़ जाओ, क्योंकि कोई भी 2-3 के बारे में नाम लिख के कह देंगे निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं, ये टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था भाई मेरी तरफ से मोस्ट, जितना मुझे मतलब कहते हैं ना एक्सपीरियंस है, जितना एक सिविल सर्विसेज की अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनते हैं उस अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए प्रयास किया, और उसी वजह से अपना पेपर आता भी है। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर ये है। और भी लघुतरात्मक प्रश्न की भी आपकी अगर मांग है, अगर आपको ज़रूरत है, तो 12 लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे, यानी 24 मार्क्स के आएंगे वो आपके। तो अगर आपने पढ़ लिए तब तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी तो आपके MCQs वगैरह में हो जाएंगे। और अगर ज़रूरत हो तो 15-20 बना के मैं एक वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन का, तो भी अगर आपको जरूरत हो बता देना। बाकी इनको पढ़ के चले जाना भाई, 4 चैप्टर में से चांसेस है पूरे पहले, अगर आपने, क्योंकि देखो अगर आपने पहले से पढ़ रखे तो ठीक है, वरना ये तो 100% आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन और मिलेंगे। बाकी MCQ सीरीज को फिर से एक बार और देख लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, क्योंकि 16 एक साथ इतने सारे MCQs फिल इन द ब्लैंक्स का आना बहुत बड़ा वेटेज है, इसको आप समझते हैं, तो उनको ढंग से पढ़ना। दूसरी बात क्या है कि MCQs और वन लाइनर क्या है कि टीचर की बिल्कुल नज़र में आते हैं, क्योंकि वहाँ तो यस नो में काम चलता है, या तो सही है या गलत है। इन बड़े वालों में तो फिर भी थोड़े बहुत ऐसे मन से कुछ लिखा है या फिर कुछ हुआ तो मामला बैठ सकता है, थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ तो या तो फैक्ट पूछेंगे 1 मार्क्स वाले में, या किसी का नाम पूछेंगे, किसी मतलब फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती है, और वो अगर गलत होती है तो टीचर पर इंप्रेशन खराब जाता है कि बच्चे को जो है वो बेसिक नॉलेज नहीं है या फैक्चुअल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बस थ्योरी में चेपा हुआ इस नहीं हुई, तो वो काफ़ी कारण बन जाते हैं। इसलिए वो उस वीडियोज़ को आपको जरूर आपको क्या, मैंने कहा 2-3 बार देख लो, 2-3 बार देखने से भी याद मत करो, बस 2-3 बार देखोगे तो अपनी आंखों के सामने जब निकलेगी ना वो चीज़, उस टाइम पर वो ऑप्शन टिक कर दोगे आप। ये गारंटी नियम होता है, कोई भी चीज़ को 4-5 बार पढ़ो, आप पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक वो चीज़ें है ना अपने आप ऑप्शन पर टिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर याद नहीं करना, ऑप्शन ही तो है, चूज़ करना है। ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी और भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। ओके।